हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज में आज हम पोर्तुगीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि पोर्तुगीज जब इंडिया में आए थे और पोर्तुगीज इंडिया में आने के बाद इंडिया में पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी और कौन सा रूलर रूल कर रहा था, इसके बारे में देखेंगे। उनके इंडिया में आने के रीज़न क्या थे, वो किस रूट से आए थे, क्यों आए थे, उसके बारे में भी देखेंगे। वो जब इंडिया में वो आए तब उनकी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, उनका टाइम पीरियड और उन्होंने इंडिया में आके क्या क्या काम किए और उससे इंडिया के हिस्ट्री में क्या क्या चेंज हुआ उसके बारे में भी देखेंगे। उनकी इंडिया में इम्पोर्टेंट सेटलमेंट कौन सी थी, वो उन्होंने कैसे एक्वायर की और बाद में उन्होंने कैसे खोदी, इसके बारे में भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। और ये सब देखने के बाद हम उनके बारे में जो जो आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सबको भी देखेंगे। हेलो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो दो मेजर इवेंट हुए जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री बदल कर रख दी, उसमें से पहला था एडवेंट ऑफ मुगल्स इन नॉर्थ इंडिया और दूसरा था अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन साउथ इंडिया। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पोर्तुगीजों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम मिडिवल कवर करेंगे तब हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। पोर्तुगीजों के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोर्तुगीजों ने इंडियन ओशन पर लगभग 100 साल तक डोमिनेंस बनाए रखा था। इस डोमिनेंस से वह इंडिया के ट्रेड रिलेशंस कंट्रोल करते थे। पोर्तुगीजों ने जो इंडिया में आने का रूट ढूंढा था, उसी से अदर यूरोपियन पावर भी इंडिया में आई और इंडिया की हिस्ट्री बदल गई। पोर्तुगीजों का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है कि पोर्तुगीजों का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रहे पोर्तुगीज 14 फर्स्ट यूरोपियन पावर थी जो 1498 में इंडिया में आई थी और वही लास्ट पावर थी जो उन्होंने इंडिया को छोड़ा था 1961 में। इस दौरान 1498 टू 1961 इस दौरान जो जो मेजर घटनाएं हुई उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जब पोर्तुगीज इंडिया में आए तब पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया का क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। ये मैं अब आपको अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि यूपीएससी अब कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछ रही है। पोर्तुगीज जब इंडिया में आए तब दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी, गुजरात में गुजरात सल्तनत, कर्नाटक में बीजापुर सल्तनत और तमिलनाडु और केरला के रीजन में था विजयनगर एम्पायर। ये सब पावर जो एक दूसरे से टेरिटरी गेन और डोमिनेंस की वजह से कंटिन्यू लड़ रही थी, इस वजह से उन्हें पुर्तगाल के रूप में जो नया डेंजर आया था उसे इग्नोर कर दिया था। पोर्तुगीजों ने की सबसे बड़ी पावर थी उनके नेवल सुप्रीमेसी और यही हमारे इंडियन रूलर की नेटिव इंडियन रूलर की सबसे बड़ी वीकनेस थी। इंडियन रूलर्स ने पोर्तुगीजों के आने तक नेवी पर ध्यान ही नहीं दिया था। इवन एनसीईआरटी ने कहा है कि विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेवराय थे जिन्होंने सबसे बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, इवन उन्होंने भी नेवी को इग्नोर कर दिया था, उन्होंने भी नेवी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये डिवाइडेड पॉलिटिकल पावर जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की और वीक नेवल पावर, ये दोनों ही कंडीशन पोर्तुगीजों के लिए बहुत फेवरेबल थी। इन दोनों कंडीशन की वजह से उनको उनको इंडिया में एस्टेब्लिश होना बहुत ही आसान गया। जो किस तरह से हुआ वो हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पोर्तुगीज इंडिया क्यों आए थे। उनका आने का मेन रीजन था स्पाइसेस की डिमांड को मीट करने के लिए सेफ रूट्स को खोजना। इस बात को हम डिटेल में देखते हैं। एंशियंट पीरियड से ही यूरोपियन नेशंस एंड इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड चल रहा था। इस ट्रेड के कई रूट्स थे। यह ट्रेड पार्टली लैंड और पार्टली सी से चलता था। उनमें से दो रूट ज़्यादा फेमस थे। पहला था इंडिया से होकर रेड सी से जाकर यूरोप में जाने वाला और दूसरा था इंडिया से होकर पर्शियन गल्फ से होकर यूरोप में जाने वाला। यूरोपियन पार्ट पे जिनोआ और वेनिस के मर्चेंट्स की मोनोपोली थी एंड एशियन पार्ट्स पे अरब मर्चेंट्स की मोनोपोली थी। ये दोनों रूट एक जगह पे जाकर मीट होते थे। वहाँ पे वो एक शहर था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। ये उस टाइम का सबसे फेमस ट्रेडिंग सेंटर था। अर्ली 15 सेंचुरी तक इसी तरह चला, लेकिन अर्ली 15 सेंचुरी में दो ऐसी घटनाएं हुई जिससे यह ट्रेड रूट में डिस्टर्बेंस आ गए। एक उसमें से पहली घटना थी कि टर्की रीजन पे ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट हुई और इजिप्ट के रीजन पे ममलुक सुल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और तुर्कों ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने के बाद स्पाइसेस के ट्रेड पर मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली और जिनोआ और वेनिस के मर्चेंट्स से ज़्यादा उन्होंने अरब मर्चेंट्स को फेवर किया। इस वजह से स्पाइसेस का सप्लाई यूरोप में डिस्टर्ब हो गया। इसलिए नए रूट की जरूरत थी जिससे स्पाइसेस की डिमांड मीट हो सके। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यूरोप में स्पाइसेस की इतनी डिमांड क्यों थी। यूरोप में विंटर के सीजन में वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मीट कंज्यूम करते थे और मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस लगते थे। जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव हुई वैसे वैसे स्पाइसेस की डिमांड और बढ़ने लगी। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि ट्रेडिशनल रूप से तुर्कों ने कब्जा कर लिया था
और अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली थी। इस वजह से स्पाइसेस की डिमांड मीट नहीं हो पा रही थी। तुर्किश मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए जिनेवा और वेनिस खुद लड़ नहीं सकते थे। वेनिस ने तो उनसे कॉम्प्रोमाइज भी कर ली थी। इस वजह से तुर्कों से लड़ने की जिम्मेदारी स्पेन और पुर्तगाल ने ली। स्पेन और पुर्तगाल को पैसा और आदमियों का सपोर्ट नॉर्थ यूरोपियन स्टेट से मिल रहा था एंड शिप का टेक्निकल नॉलेज जिनोवा के लोगों से मिल रहा था। स्पेन और पुर्तगाल का मेन ऑब्जेक्टिव था अरब एंड वेनेशियन ट्रेड मोनोपोली को ब्रेक करना, तुर्किश हॉस्टिलिटी को बाईपास करना एंड ओपन डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट एस्टेब्लिश करना। इस दौरान यूरोप में रेनेसेंस का पीरियड चल रहा था। रेनेसेंस की वजह से लोगों में ग्रेट पीरियड्स ऑफ एडवेंचर डेवलप हुआ था और साइंस की डेवलपमेंट की वजह से शिप बिल्डिंग में भी एडवांसेस हुई थी। इन दोनों चीज़ों का उनको बहुत फायदा हुआ। ये जो ट्रेड रूट ढूंढने का ऑपरेशन था, इसमें स्पेन और पुर्तगाल की गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती थी। उसमें बड़ा नाम आता है पोर्तुगीज रूलर डॉम हेनरी, जिनको हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। वो हर साल लोगों को नेविगेशन और न्यू रूट ढूंढने के लिए भेजते थे। उनके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला था अरब एंड वेनेशियन ट्रेड मोनोपोली को ब्रेक करना और दूसरा था अफ्रीका और एशिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। यह सब चल रहा था। उसी बीच पहली सफलता मिली जब 1487 में बार्थोलोमेव डाइस पहली बार अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे और उन्होंने एक डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश किया बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से इंडिया तक नहीं पहुंच पाए। फिर उनके उनके ही रूट पर चलते हुए 1498 में पहली बार वास्को द गामा इंडिया तक पहुंचे और इंडिया तक पहुंचे और उन्होंने कालीकत पे अपना पैर रखा। इस काम में उनको गुजराती सेलर अब्दुल माजिद ने बहुत सहायता की थी। अब हम देखते हैं कि 1498 में वास्को द गामा जब कालीकत पहुंचा तब इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था। इसका मैप हमने पहले ही देखा है, लेकिन अब हम देखेंगे उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी और कौन सा रूलर रूल कर रहा था। दिल्ली सल्तनत में तब था लोधी डायनेस्टी चल रही थी और रूलर था सिकंदर लोधी। विजयनगर एम्पायर में सलुवा डायनेस्टी रूल कर रही थी और उनका रूलर था नरसिम्हा राय टू, जो इमादी नरसिम्हा राय से भी उसे जाना जाता है। उस तीसरे में था गुजरात सल्तनत। वहाँ पे मुजफ्फरी डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिनका रूलर था सुल्तान महमूद बेगड़ा और महमूद शाह। वैसे ही बीजापुर सल्तनत, जो आदिल शाही डायनेस्टी थी, वहाँ पे रूल कर रहा था यूसुफ आदिल शाह। ये सब हमें रूलर और उनकी डायनेस्टी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस टाइम पे कौन रूलर था और कौन रूल कर रहा था। ये हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट पता होना चाहिए। अब हम पोर्तुगीजों की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने देखा, 1498 में वास्को द गामा कालीकत बंदर पर पहुंचा था। उसे यहाँ पहुंचने के लिए गुजराती पायलट अब्दुल माजिद ने हेल्प की थी। यह इसकी फर्स्ट विजिट थी। यह फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। कालीकत में पहले से अरब मर्चेंट्स की कॉलोनी थी। उन्होंने कालीकत के रूलर झामोरिन को वास्को द गामा को ट्रेड करने की परमिशन न देने की सलाह दी थी, लेकिन झामोरिन ने उनकी बात न मानकर वास्को द गामा को ट्रेड करने की परमिशन दी थी। वास्को द गामा जब यहाँ से रिटर्न गया तो उसे स्पाइसेस के बिजनेस से 60 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ था। यह बात यूरोपियन नेशंस को इस बात से यूरोपियन नेशंस को पता चला कि डायरेक्ट ट्रेड रूट से कितना प्रॉफिट हो सकता है। वास्को द गामा के वापस जाने के बाद 1500 में पेड्रो कैब्रल भारत आया। उसने कालीकत में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। यह फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। कैब्रल के टाइम पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसकी वजह से कालीकत रूलर और पोर्तुगीजों के रिलेशन खराब होने चालू हुए थे। पोर्तुगीजों की फैक्ट्री पे लोकल लोगों ने अटैक कर दिया था, लेकिन पोर्तुगीजों को ऐसा लगा कि यह अटैक करने के लिए उन्हें अरब मर्चेंट्स ने उकसाया है। इसका बदला लेने के लिए कैब्रल ने अरब मर्चेंट्स के जो शिप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और कई लोगों को मार भी दिया। उसी के साथ साथ उसने कालीकत पे भी बम्बार्डिंग कर दी। कैब्रल के जाने के बाद 1501 में फिर से वास्को द गामा इंडिया आया। यह उसकी सेकंड विजिट थी। आने के बाद उसने कैनाडा में ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। यह पुर्तगालियों की सेकंड फैक्ट्री थी। वास्को द गामा ने झामोरिन से अरब मर्चेंट को एक्सक्लूड करने की मांग की और पुर्तगीजों को ज़्यादा फेवर करने को कहा, बट झामोरिन ने इस बात से इनकार कर दिया। पोर्तुगीज जब से इंडिया आए थे तब से वह ट्रेड के साथ साथ फोर्स का भी यूज़ करते थे। यह उनकी पॉलिसी थी।
उसी पॉलिसी को वास्को द गामा ने कंटिन्यू किया। वास्को द गामा की इस पॉलिसी से पोर्तुगीज और जामोरिन के रिलेशन जो कैब्रल के टाइम पे खराब होने चालू हुए थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो हम आगे जाके देखेंगे। धीरे धीरे उन्होंने कालीकत, कैनन और कोचिन को अपना इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बना लिया और उनकी फोर्स विद ट्रेड की पॉलिसी की वजह से उन्होंने लोकल रूलर से परमिशन ले ली कि वो अपने ट्रेडिंग सेंटर को फोर्टिफाई कर सकते हैं। इसी परमिशन के वजह से उन्होंने 1503 में फर्स्ट फोर्ट इस्टेब्लिश किया कोचीन में और दूसरा फोर्ट इस्टेब्लिश किया कन्नौर में 1505 में। ये फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट याद रखना है। इन सारी घटनाओं के बाद फ्रांसिस de अल्मेडा इंडिया में आया। उसका टाइम पीरियड था 1505 से 1509। उसे किंग ऑफ पोर्तुगाल ने एज अ गवर्नर नियुक्त किया था। उसे दो मेन काम दिए गए थे। पहला था पोर्तुगीजों की पोजीशन कंसोलिडेट करना और दूसरा था जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स है उन पे कब्जा करके मुस्लिम ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय करना। उसने उसी तरह से अपना काम चालू किया, लेकिन उसके इस काम की वजह से जो उस टाइम के इम्पोर्टेंट रूलर्स थे जैसे कि जामोरिन, ममलुक सुल्तान, ये सब उसके अपोजिट चले गए और वो उसके खिलाफ हो गए। इन तीनों ने मिलकर 1507 में उस उनको बैटल ऑफ दीव में हरा दिया और इस बैटल में अल्मीड़ा का लड़का मारा गया। इस इसका बदला लेने के लिए अल्मीड़ा ने 1508 में तीनों पावर को टोटली क्रश कर दिया और अपनी फिर से नवल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की। अल्मीड़ा पोर्तुगीजों को इंडियन ओशन का मास्टर बनाना चाहता था। उसकी इस पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। इस ब्लू वाटर पॉलिसी में ऐसा होता है कि जो भी इंडियन ओशन में ट्रेड करना चाहता है उसे पोर्तुगीजों से लाइसेंस लेना पड़ता था। इसी को काट्रास सिस्टम भी कहते हैं। अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं होता था उसे वह या तो डुबा देते थे या लूट लेते थे। अल्मेड़ा के बाद अल्फांसो de अल्बुकर्क इंडिया में एज अ गवर्नर बन के आया। उसका टाइम पीरियड था 1509 से 1515। जो काम अल्मेड़ा को दिया गया था वह काम इसने पूरा किया। वह काम था इंडियन ओशन पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एस्टेब्लिश करना और रेड सी से लेकर मलाक्का तक सारे ट्रेडिंग पॉइंट्स पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड निर्माण करना और यह काम इसने अच्छी तरह से किया। इसीलिए उसे पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर भी कहा जाता है। आगे जाकर उसने 1510 में कृष्णदेवराय की मदद से सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा कैप्चर कर लिया। यह पहली टेरिटरी थी जिसे यूरोपियन पावर ने इंडियन पावर से कैप्चर किया था। गोवा का इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि गोवा का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट था जिससे इंडिया के सारे ट्रेडिंग पॉइंट पर आप कंट्रोल कर सकते थे। आगे जाकर उसने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि उसने अपने टेरिटरी के अंदर सती की प्रैक्टिस को अबोलिश किया और पुर्तगीज मैन को इंकरेज किया कि वो लोकल औरतों से शादी करें। अल्बुकर्क के बाद इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है निनो द कुन्ना। इसका टाइम पीरियड है 1529 से लेकर 1538 तक। 1529 को उसने एज अ पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया में चार्ज लिया। इसके बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है, वो है कि 1530 को इसने पोर्तुगीजों का हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा शिफ्ट किया था। ये फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके टाइम में पोर्तुगीज और गुजरात के रूलर उसके साथ साथ ओटोमन के रूलर के बीच कंफ्लिक्ट चालू हुआ था। इसका बैकग्राउंड हम समझते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा है, अल्बुकर्क ने जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स थे जो चौक पॉइंट्स थे उन पे कब्जा कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल हॉर्मुज, सोकोट्रा, मलाक्का, इन सभी चौक पॉइंट से वो इंडियन ओशन में चल रहे ट्रेड को कंट्रोल करते थे और मोस्ट ऑफ टाइम फोर्स से सबको डराते थे। इस वजह से जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पावर थी, फॉर एग्जाम्पल गुजरात के रूलर, ऑटोमन एम्पायर, इन सब को ट्रेड में बहुत लॉस हो रहा था। यही इनके बीच कंफ्लिक्ट का कारण बना। इस कंफ्लिक्ट की वजह से 1529 में गुजरात का रूलर बहादुर शाह ने ऑटोमन एम्पायर से मदद मांगी और ऑटोमन के रूलर ने कुछ कमांडर गुजरात भेज दी। इसी बीच 1531 में पोर्तुगीजों ने दमन और दीव पर अटैक कर दिया, लेकिन ऑटोमन कमांडरों ने उस अटैक को फेल कर दिया। बट पोर्तुगीजों ने चोल फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। पोर्तुगीज बार बार गुजरात पर अटैक करते थे क्योंकि इंडिया से जो ट्रेड चलता था उसमें से 2/3 ट्रेड गुजरात से चलता था, इसलिए उनकी गुजरात पर नजर थी।
इसी बीच गुजरात के रूलर बहादुर शाह के साथ इंपॉर्टेंट घटना हुई। मुगल एम्परर हुमायूं गुजरात पर अटैक करने वाला था। अब बहादुर शाह के सामने दो दुश्मन थे, नॉर्थ में मुगल और साउथ में पोर्तुगीज। इस संकट से निकलने के लिए बहादुर शाह ने पोर्तुगीजों से हाथ मिला लिया। 1534 में बहादुर शाह ने पोर्तुगीजों को बेसिन, साल्सेट और बॉम्बे ये सभी आइलैंड दिए और साथ ही द्वीप भी देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन 1536 में हुमायूं ने गुजरात से अपना ध्यान हटा लिया। अब बहादुर शाह को पोर्तुगीजों की जरूरत नहीं थी। इस वजह से उनके बीच रिलेशन फिर से बिगड़ गए थे। 1537 में गुजरात के रूलर बहादुर शाह को पोर्तुगीजों ने नेगोशिएशन के लिए बुलाया और उसे वही मार दिया। निनोदो कुन्ना ने बंगाल में पोर्तुगीजों का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हुगली में पोर्तुगीजों की सेटलमेंट एस्टेब्लिश की। ओटोमन एम्पायर और पोर्तुगीजों का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था। यह कॉन्फ्लिक्ट लगभग 20 साल तक चला। फाइनली 1566 में पोर्तुगीज और ओटोमन एम्पायर के बीच एग्रीमेंट हुआ। उनका एग्रीमेंट यह हुआ कि इंडियन ओशन का ट्रेड शेयर करेंगे और नहीं लड़ेंगे। एनसीईआरटी कहती है अगर यह एग्रीमेंट नहीं हुआ होता और मुगलों ने ओटोमन के साथ हाथ मिलाया होता तो पोर्तुगीजों को इंडिया से खत्म करना पॉसिबल था। अब हम देखते हैं कि पोर्तुगीजों की इंडिया में सेटलमेंट कहाँ कहाँ थी। उनके इम्पोर्टेंट लोकेशन हमें पता होने चाहिए। पोर्तुगीजों की इम्पोर्टेंट सेटलमेंट वेस्ट कोस्ट पे थी। गोवा, दीव, सूरत, बेसिन, बॉम्बे, सालसेट, कालीकत, कैननौर और कोचीन। उसी तरह से ईस्ट कोस्ट पे थी नागापट्टनम, सैनथोम, मछलीपट्टनम और कोलकाता में हुगली। इसी के साथ साथ लोकेशन के साथ साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट के ईयर भी पता होने चाहिए। जैसे 1500 में कालीकत, 1501 में कैननौर, 1503 में कोचीन, 1510 में गोवा, 1534 में बेसिन, सैलसेट और बॉम्बे, 1535 में दीव और 1537 में हुगली। ये भी हमें पता होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि पोर्तुगीज का प्रेजेंस इंडिया में कैसा था। पोर्तुगीज ने गोवा के अराउंड 60 माइल का कोस्ट उनके अंडर था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उनका सैंथोम चेन्नई में और नागापट्टनम तमिलनाडु में ये दो थी उनकी मिलिट्री पोस्ट थी। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पोर्तुगीजों ने अपनी सेटलमेंट किस तरह खोदी। पोर्तुगीजों ने अपनी सेटलमेंट्स जो उनकी रिवलरी चलती थी उनके चलते खोदी। उसमें से पहली रिवलरी देखते हैं पोर्तुगीज वर्सेस ब्रिटिश। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आया और उसने बिजनेस करने की परमिशन मांगी। पोर्तुगीजों ने बहुत ट्राई किया कि वो जहांगीर उसे परमिशन ना दे, लेकिन जहांगीर ने परमिशन दे दी। इस बात से नाराज होकर पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच रिवलरी चालू हो गई। ब्रिटिश ब्रिटिश अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन पोर्तुगीज उनको कई बार रोकने का ट्राई करते थे। पोर्तुगीज कई बार उनको सूरत के पोर्ट में उनकी शिप्स आने से रोकते थे। उसमें उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही थी। फिर आगे जाके एक बड़ी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ सॉली। इसमें इंग्लिश कैप्टन बेस ने पोर्तुगीजों को सक्सेसफुली हरा दिया और सूरत उनके हाथ से चला गया। इस बैटल को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। आगे जाकर 1662 में पोर्तुगीजों ने इंग्लिश किंग चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे एज अ डाउरी दे दिया। इस तरह से उनकी दो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट सूरत और बॉम्बे उनके हाथ से चली गई और वो ब्रिटिश के पास चली गई। ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि पोर्तुगीज और मुगल की रिवलरी कैसी थी। पोर्तुगीज और मुगल की रिवलरी का सबसे मेन रीजन था पोर्तुगीजों के एक्ट ऑफ पायरेसी। पोर्तुगीज पायरेसी करते थे, उसकी वजह से मुगल को रेवेन्यू लॉस होता था। पोर्तुगीज इसी पे नहीं रुके, आगे जाके उन्होंने स्लेव ट्रेड भी चालू कर दिया। 1632 में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे उनकी और मुगल्स की रिवलरी बहुत बढ़ गई। उन्होंने मुमताज महल की दो दासियों को सीज कर लिया और उनको स्लेव बना लिया। इस बात से नाराज होकर शाहजहां ने बंगाल गवर्नर कासिम खान को ऑर्डर दी कि वो पोर्तुगीजों का बंदोबस्त करे और कासिम खान ने उनको बंगाल से भगा दिया। इस तरह से हुगली भी उनके हाथ से चली गई और पोर्तुगीजों को जो मुगलों का सपोर्ट सपोर्ट मिल रहा था वो फाइनली शाहजहां के रूल में खत्म हो गया। आगे हम देखते हैं पोर्तुगीज वर्सेस डच।
पोर्तुगीजों की पहले से पॉलिसी रही है कि वो उनके ट्रेड में किसी की कंपटीशन बर्दाश्त नहीं करते थे। वो हर किसी को हटाते हुए चलते थे। वैसे ही पॉलिसी डच की भी थी। इस वजह से उनमें रिवलरी चली और फाइनली 1663 में डच ने उनसे मलबार कोस्ट के सारे सेटलमेंट जीत ली, जैसे कि कालीकत, कैनोर, कोचिन, सब डच ने ले लिया। आगे है पोर्तुगीज वर्सेस मराठा। पोर्तुगीज के पहले हमने देखा है कि उनके इंडिया में आने के दो मेन रीजन थे, एक ट्रेड और दूसरा क्रिश्चियनिटी का प्रसार करना। इसी वजह से उनका मराठाओं के साथ क्लैश हुआ और 1739 में मराठाओं ने उनसे सेल्सिड और बेसिन जीत लिया। और फाइनली पोर्तुगीज वर्सेस इंडिया 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे दीव, दमन और गोवा जीत लिया और पोर्तुगीज इंडिया से समाप्त हो गए। पोर्तुगीजों की एक और खासियत हमें याद रखनी है कि वो इंडिया में एज अ पावर ऑफ बैलेंस की तरह एक्ट करते थे। पोर्तुगीज जब इंडिया में आए तब इंडिया में पावर स्ट्रगल चल रहा था। विजयनगर और डेक्कन्स और मुगल्स और मराठा, इनमें पावर स्ट्रगल चलता रहता था। इनमें पोर्तुगीज एज अ बैलेंस ऑफ पावर की तरह एक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब विजयनगर और बीजापुर सल्तनत के बीच लड़ाई होती थी तो ये दोनों चाहते थे कि पोर्तुगीज से उनका पीस बरकरार रहे, क्योंकि पोर्तुगीज का हॉर्स ट्रेडिंग पे कंट्रोल था। इसलिए ये दोनों स्टेट चाहते थे कि पोर्तुगीज उनके फेवर में रहे, जिससे उन्हें अच्छे घोड़े मिल सके। इस तरह से पोर्तुगीज इंडिया में एज अ बैलेंस ऑफ पावर की तरह एक्ट करते थे। अब हम पोर्तुगीजों की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में जानते हैं। पोर्तुगीज जब इंडिया में आए तो उनके दो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव थे, एक क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना और दूसरा मुसलमानों को परसिक्यूट करना। वो जब इंडिया में आए तो पहले से ही मुसलमानों के प्रति इंटॉलरेंट थे, लेकिन इनिशियली हिंदुओं के प्रति थोड़े टॉलरेंट थे। लेकिन जब उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया, उसके बाद वो हिंदूज को भी परसिक्यूट करने लगे। उनकी रिलीजन पॉलिसी की वजह से उन सारी लोकल पावर और लोग उनके खिलाफ हो गए थे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको बाद में भोगने पड़े। अब हम पोर्तुगीजों की रिलीजियस पॉलिसी और मुगल्स के रिलेशन के बारे में जानते हैं। जब अकबर का रिजिम चल रहा था, तब अकबर ने अपने महल में इबादत खाना खोला था। उस इबादत खाना में वो अलग अलग रीजन के लोगों को बुलाकर उनके साथ उनके रीजन के बारे में डिस्कस करता था। इस तरह से उन्होंने उसने 1579 में पोर्तुगीजों को भी कहा कि वो उनके दो लोग भेजे और उनके रिलीजन के बारे में डिस्कस करें। इस बात से पोर्तुगीज खुश हो गए और उनको उनको ऐसा लगा कि अगर हम अपने लोग भेजकर अकबर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम पूरे इंडिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात से उन्होंने अकबर के पास फर्स्ट मिशन भेजने का डिसाइड किया। फर्स्ट मिशन में उन लोगों ने रुडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंसेरेट को भेजा, लेकिन ये दोनों लोग अकबर को कन्विंस करने में सफल नहीं हुए। बाद में 10 साल बाद 1590 में उन्होंने एक और मिशन भेजा, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुए। और लास्ट में थर्ड मिशन उन्होंने 1595 में भेजा, जो उसमें गया था जेरोम झेवियर और इमेनुअल पिनहीरो। ये दो लोगों के साथ मिशन भेजा, लेकिन ये भी लोग अकबर को कन्वर्ट करने में ना असफल रहे। ये तीसरे मिशन के लोगों के नाम आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं, क्योंकि इनके रेटिंग से ही हमें अकबर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब हमने पोर्तुगीजों के बारे में इतना सारा जान लिया, अब थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन भी जान लेते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन पहला था कि उन्होंने कुछ नए क्रॉप्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोबैको, मेज, पीनट, ये सब उन्होंने इंडिया में लेके आए। और दूसरा उनका इम्पोर्टेंट काम है कि उन्होंने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट प्रेस इंडिया में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1540 में। ये दोनों दो फैक्ट्स हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट याद रखने हैं। पोर्तुगीज इंडिया में एक ऐसी पावर थी जिन्होंने इंडियन ओशन पे 100 साल तक राज किया था, लेकिन बाद में वो डिक्लाइन हो गए। उस डिक्लाइन के क्या रीजन थे, इसके बारे में अब हम जानते हैं। पहला है इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज। उस टाइम पे कुछ पावरफुल डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ था। फॉर एग्जांपल मराठा, मुगल, इनके पावर के आगे वो टिक नहीं सके। दूसरा है उनका रिलीजियस पॉलिसी। अभी हमने ऊपर देखा है कि उनकी रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रोसिक्यूट करते थे। तीसरा है उनका डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस और पायरेसी। पायरेसी के बारे में हमने देखा है कि वो हुगली उन्होंने पायरेसी के लिए बेस बनाया था। अगला है डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की डिस्कवरी होने की वजह से कुछ लोग उधर शिफ्ट हो गए। अगला है डच एंड इंग्लिश एज पावरफुल अपोनेंट्स। डच और इंग्लिश के को उन्होंने कैसे अपनी सेटलमेंट गवा दी थी, ये हमने पहले भी देखा है।
उसके बाद है लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट कमर्शियल पोजेशन। ये भी हमने पहले देखा है कि उनके कमर्शियल पोजेशन जाने की वजह से ही वो पायरेसी पे शिफ्ट हुए थे। इस तरह से हमने पोर्तुगीजों के बारे में, उनके रीजन्स, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए पीवाईक्यू एक इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट और ऑप्शन में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके बारे में अगले साल में क्वेश्चन आते हैं। अब हम अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं वो देखेंगे, और उनके साथ ही टॉपिक और सब टॉपिक को प्रिपेयर करना है वो जानेंगे। इस क्वेश्चन में ब्रिटिशों ने फर्स्ट फोर्ट कौन सा कंस्ट्रक्ट किया था, ये इसके बारे में पूछा है। इसका सही आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। लेकिन हमें ये देखना है कि ऑप्शन में फोर्ट सेंट एंजेलो भी दिया हुआ है। तो फोर्ट सेंट एंजेलो ये तो पोर्तुगीजों का फोर्ट था, इसलिए हमें पोर्तुगीजों के अदर फोर्ट भी मालूम होने चाहिए। अगर अगले साल फर्स्ट फोर्ट ऑफ पोर्तुगीज आया तो वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फोर्ट ऑफ पोर्तुगीज है जो उन्होंने 1503 में बनाया था, फोर्ट इमैनुअल ओ कोचिन में। और उनका दूसरा फोर्ट है जो उन्होंने 1505 में बनाया था, वो है फोर्ट सेंट एंजेलो, या उसे कन्नौर फोर्ट भी कहते थे, कन्नौर में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से यूरोपियन ने ऐसी पॉलिसी लाई थी कि जो लोकल इंडियन रूलर थे उनके झगड़ों में पार्ट लेना और टेरिटरी एक्वायर करना। इसका सही आंसर है डुप्लेक्स। लेकिन ऑप्शन में अल्बुकर्क भी दिया हुआ है, तो अल्बुकर्क की पॉलिसी भी हमें पता होनी चाहिए। अल्बुकर्क की पॉलिसी थी, उसने अपने जिस जिस टेरिटरी पर उसका कंट्रोल था उसमें उसने सती की प्रैक्टिस को अबोलिश किया था। और दूसरा उसने पोर्तुगीज लोगों को इंकरेज किया था कि वो लोकल औरतों से शादी करें। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी के लिए यूरोपियन पर्सनालिटीज, उनके काम, उनके इनिशिएटिव ये इम्पोर्टेंट है, वो हमें एग्जैक्ट याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन ऐसी कौन सी लास्ट पावर थी जो इंडिया में आई थी। तो हमको जैसे पता है सबसे लास्ट आए थे फ्रेंच, लेकिन ऑप्शन में पोर्तुगीज भी दिया हुआ है। तो जैसे कि हम पोर्तुगीज के पीवाईक्यू देख रहे हैं तो हमें पोर्तुगीज के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए। पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट गए थे। आए थे 1498 में और गए थे 1961 में। ये फैक्ट आपको पोर्तुगीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1630 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की थी। तो इसका आंसर है सूरत। इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि यूपीएससी के लिए यूरोपियन पावर ने फैक्ट्री जो जो एस्टेब्लिश की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगले साल भी इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें पोर्तुगीजों की फैक्ट्रियाँ पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले उनकी फैक्ट्री थी कालीकत में, दूसरी थी कैननौर में। ये दो फैक्ट्रियाँ उनकी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से उनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज और है गोवा और हुगली। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटा आपको अंदाज तो होना चाहिए। इस क्वेश्चन में यूरोपियन पावर्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए और हमको पता है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पोर्तुगीजों के बारे में है, दूसरा भी इंग्लिश, तीसरा भी इंग्लिश और चौथा फ्रेंच के बारे में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि यूरोपियन पावर के जो पोजीशन इंडिया में थे वो किसने किए थे, कब किए थे और कहाँ किए थे। ये तीनों फैक्ट हमें एग्जैक्ट मालूम होने चाहिए, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं जैसे ईयर भी दिए हुए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो पोर्तुगीज की जो टेरिटरीज थी इंडिया में वो थी 1510 में। पहले अल्बुकर्क ने गोवा कैप्चर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से, और कैब्रल ने पहला फोर्ट एस्टेब्लिश की, फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी कालीकत में। ये दोनों दो फैक्ट से हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिया हुआ है 1499, लेकिन ये गलत है। सही इसका आंसर है 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा कैप्चर किया था। इस क्वेश्चन में मॉडर्न कोचिन के बारे में, डच, पोर्तुगीज और इंग्लिश के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिससे हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि यूरोपियन रिवेलरी जो भी थी उनके आउटकम क्या हुए थे, उनके एग्जैक्ट फैक्ट हमें पता होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा है पोर्तुगीज और डच रिवेलरी में 1503 में पोर्तुगीजों ने कोचिन में अपना फोर्ट एस्टेब्लिश किया था, और 1663 में डच ने पोर्तुगीजों के से मलबार कोस्ट से कालीकत, कैनन और जीत लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट में मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इससे एग्जैक्ट उल्टा हुआ था। इसलिए हमें यूरोपियन पावर्स के रिवलरी में जो जो आउटकम हुए थे उसके फैक्ट्स हमें एग्जैक्ट मालूम होने चाहिए।
इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से गुजरात के रूलर ने दीव पोर्तुगीजों को दे दिया था। इसका आंसर है बहादुर शाह। हमें गुजरात सल्तनत और पोर्तुगीज की रिवलरी के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि 1534 में बहादुर शाह को ऐसा लगा कि मुगल एम्परर हुमायूं उस पर अटैक कर सकता है, तो उसने पोर्तुगीज से हेल्प मांगी थी और उसके बदले उसने बेसिन उनको दिया था और आगे जाके दीव भी देने का प्रॉमिस किया था। इससे इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि पोर्तुगीज और अदर यूरोपियन पावर्स ने गुजरात इंडिया में जो जो लोगों से कुछ किए टेरिटरी ली एक्वायर की थी या ली थी या कुछ रूलर से कुछ एग्रीमेंट किए थे, उसके बारे में एग्जैक्ट हमें पता होने चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन देखा उसी तरह इस क्वेश्चन में भी डच, पोर्तुगीज और इंग्लिश के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। उसमें से दूसरा स्टेटमेंट है कि अल्फांसो अल्बुकर्क ने गोवा बीजापुर की सल्तनत से कैप्चर किया था। ये हमने ऊपर पहले भी देखा है, 1510 में गोवा उसने कैप्चर किया था। इस क्वेश्चन से वापस एक बार एम्फासिस होता है कि जो जो यूरोपियन पावर ने यहाँ पे पोजेशन किए थे वो कब किए थे, किससे किए थे और कहाँ कहाँ पे किए थे, ये फैक्ट्स हमारे हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट याद होने चाहिए। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने मॉडर्न कोची के बारे में देखा, उसी तरह इस क्वेश्चन में पुदुचेरी के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे कि पुदुचेरी को फर्स्ट ऑक्यूपाई किसने किया था, सेकंड किसने किया था। इन क्वेश्चनों से हमें बार बार इम्पेसाइज हो रहा है कि पोर्तुगीज यूरोपियन पावर्स की जो जो ऑक्यूपेशन इंडिया में थे, जो जो टेरिटरी उन्होंने ली थी, उसके बारे में यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बारे में एग्जैक्ट आपको फैक्ट पता होने चाहिए। पोर्तुगीजों के पोजीशन के बारे में जैसे हमने पढ़ा है कि फर्स्ट यूरोपियन पावर जिसने पुडुचेरी को ऑक्यूपाई किया था वो पोर्तुगीज थी। इस क्वेश्चन से और आने वाले क्वेश्चनों में भी आपको एक बात याद हो रखनी है कि और यूरोपियन पावर्स के पोजीशन हमको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन में डच की अर्लीस्ट फैक्ट्री के बारे में पूछा है। इसी तरह से हमें अदर यूरोपियन पावर्स की भी अर्लीस्ट फैक्ट्री पता होनी चाहिए। जैसे पोर्तुगीज की अर्लीस्ट फैक्ट्रीज है, फर्स्ट फैक्ट्री उनकी है 1500 में कालीकत, दूसरी है 1501 में कैनन और तीसरी है कोचीन। इसी तरह से हमें अर्ली फैक्ट्रीज के बारे में, अदर यूरोपियन पावर्स की फैक्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल एम्परर ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन दी थी, और वही क्वेश्चन 2009 में फिर से पूछा गया है। इन क्वेश्चनों से हमें ये पता चलता है कि और यूरोपियन पावर्स और मुगल्स के रिलेशन कैसे थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह पोर्तुगीज और मुगल्स के रिलेशन कैसे थे ये हमें पता होने चाहिए। पोर्तुगीज और मुगल के रिलेशन जहांगीर के टाइम से ही बिगड़ने चालू हो गए थे, लेकिन ये रिलेशन शाहजहाँ के टाइम तक टोटली खत्म हो गए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुगली को पायरेसी के लिए एज अ बेस किसने यूज किया था, तो इसका सही आंसर है पोर्तुगीज। 18th सेंचुरी में पोर्तुगीज जैसे जैसे अपने कमर्शियल सेटलमेंट्स को खोते गए, उस वैसे वैसे उन्होंने पायरेसी एंड रॉबरी करना चालू कर दिया था और इसके लिए उन्होंने हुगली को एज अ बेस यूज किया था। इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को हमने देखा और इससे हमें पता चलता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन और क्वेश्चन में आए हुए ऑप्शन और उस ऑप्शन से हम टॉपिक और सब टॉपिक का पता लगा सकते हैं और अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।